हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री जिंदाबाद। वेलकम टू केमिस्ट्री जिंदाबाद। आज एक बार फिर से मैं दूसरा एपिसोड लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज़ का, जो कि मैंने शुरू की थी। लास्ट एपिसोड मैंने डाला था हाइड्रोजन का और काफ़ी सारे व्यूज़ आए भी हैं उस पर। तो आज मैं लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी पॉडकास्ट में नेक्स्ट टॉपिक एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी पूरा एस ब्लॉक नहीं करेंगे इस पॉडकास्ट में, आपको ग्रुप वन के एल्कली मेटल्स का पॉडकास्ट मिलेगा और फिर मैं अगले वीडियो पे ग्रुप टू का एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का पॉडकास्ट लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एस ब्लॉक के बारे में। ग्रुप वन जो है एस ब्लॉक में उसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। अल्कली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अल्कली मेटल्स के जो ग्रुप वन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करने में स्ट्रांगली अल्कलाइन नेचर शो करते हैं। दैट्स वाई इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ग्रुप टू में विद एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम को नहीं कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, बट इट इज़ पार्ट ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स। सो ग्रुप टू एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है क्योंकि देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर एंड दीज मेटल ऑक्साइड्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, इस वजह से अर्थ मेटल्स। और अल्कलाइन क्योंकि उनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का नेचर अल्कलाइन होता है। अमंग एल्कली मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम आर अबंडेंट। एल्कली मेटल्स में सोडियम और पोटेशियम अबंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं। लिथियम, रुबिडियम और सीजियम जो है वो बहुत कम पाए जाते हैं। फ्रेंशियम जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली रेडियो एक्टिव होता है। इसका जो लॉन्गेस्ट लिविंग आइसोटोप है फ्रेंशियम 223, उसकी हाफ लाइफ सिर्फ 21 मिनट्स की है। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो रिस्पेक्टिवली फिफ्थ और सिक्स्थ में आते हैं। अबंडेंस की बात करें तो फिफ्थ और सिक्स्थ रैंकिंग है उनकी अर्थ क्रस्ट में। स्ट्रॉन्शियम और बेरियम जो है उनकी बहुत कम अबंडेंस होती है और बेरिलियम जो है वो बहुत ही रेयर होता है। रेडियम जो है वो रेयरेस्ट होता है और वो सिर्फ 10⁻10% ऑफ इग्नियस रॉक्स को कंप्राइज करता है। इग्नियस रॉक्स जो है वो एक प्रकार का रॉक होता है जो कि मॉल्टन रॉक होता है, मैग्मा से बनता है। वो मैग्मा जो कि ठंडा हुआ और हार्ड हो गया। तो लिथियम एंड बेरिलियम जो है वो सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप को रिजेंबल करते हैं। जैसे कि लिथियम रिजेंबल करता है अगले ग्रुप के एलिमेंट मैग्नीशियम को और बेरिलियम करता है एल्यूमिनियम को रिजेंबल। सो लिथियम एंड बेरिलियम रिजेंबल सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। दिस टाइप ऑफ डायगोनल सिमिलरिटी इज कॉमनली रेफर टू एज डायगोनल रिलेशनशिप। इसको अपन डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। और डायगोनल रिलेशनशिप का जो कारण है वो है सिमिलरिटी इन आयनिक साइजेस और चार्ज बाय रेडियस रेशियो। इनका आयनिक साइज और चार्ज बाय रेडियस रेशियो सेम होता है, इस वजह से डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलती है। मोनोवेलेंट सोडियम एंड पोटेशियम आयंस एंड डाइवेलेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस आर फाउंड इन लार्ज प्रोपोर्शंस इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में हम सबको पता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम की क्या इंपॉर्टेंस है और ये आयंस परफॉर्म करते हैं इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस। काफ़ी सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो ये आयंस रोल प्ले करते हैं उसमें, सच एज मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन। तो ये कुछ बेसिक था एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब अपन पर्टिकुलरली अल्कली मेटल्स, ग्रुप वन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अल्कली मेटल्स का पॉडकास्ट भी आगे शुरू करते हैं। ग्रुप वन एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के मैंने आपको जैसे स्क्रीन पे कलर दिए हुए हैं, तो कलर मैंने इसलिए अलग अलग रखे हैं क्योंकि ये फ्लेम टेस्ट में इनके कलर्स आते हैं। लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो कलर का, पोटेशियम वायलेट कलर का, रुबिडियम रेड वायलेट कलर का और सीजियम ब्लू कलर का होता है। आगे इसे थ्योरी में भी अपन कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ग्रुप वन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। तो लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट वैलेंसी शेल मेक्स देम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं। दे रीडली लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव मोनोवेलेंट एम प्लस आयंस, हेंस नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं नेचर में। बात अगर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की करें तो किसी भी पीरियड में इन अ पर्टिकुलर पीरियड दे हैव द लार्जेस्ट साइज। इनका सबसे बड़ा साइज होता है अगर आप किसी भी एक रिस्पेक्टिव पीरियड की बात करें तो। आयोनाइजेशन इंथैल्पीज में इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा कम होती है और नीचे जाने पर डाउन द ग्रुप घटती ही चली जाती है। बिकॉज इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज आउटवेज इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो आपको एक शेल ऐड होती जाती है और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम ही होता जाता है। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्क्रीन रहता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही बढ़िया स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसकी वजह से बहुत ही लूजली हेल्ड होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। हाइड्रेशन एंथैल्पी
का जो ऑर्डर है वो लिथियम की सबसे ज़्यादा होती है और डाउन द ग्रुप जाने पे कम होती जाती है। लिथियम आयन की सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है और सीजियम आयन की सबसे कम होती है। लिथियम प्लस हैज़ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, इसकी मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होती है। एंड फॉर दिस रीज़न लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड, और इस वजह से लिथियम के जो सॉल्ट्स हैं वो सब ज़्यादातर हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल LiCl डॉट ट्वाइस ऑफ H2O। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो सारे के सारे अल्कली मेटल्स सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और लाइट मेटल्स होते हैं। बिकॉज ऑफ लार्ज साइज, चूँकि साइज़ ज़्यादा होता है तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है नीचे जाने पे डाउन द ग्रुप। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, पोटेशियम जो है वो सोडियम से लाइटर होता है ना, तो ये एक्सेप्शन अपने को याद रखना है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो बहुत कम होते हैं, और ये जो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि इनके बीच में वीक मेटेलिक बॉन्डिंग है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली अ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उतनी अच्छी बॉन्डिंग हो नहीं पाती है इनमें। एल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। एल्कली मेटल्स और उनके जो भी सॉल्ट्स होते हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हीट देते हैं अपन फ्लेम से, जब अपन फ्लेम जलाते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है और वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में लेकर के जाती है। जब वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस आता है ग्राउंड स्टेट में तो कुछ रेडिएशंस को एमिट करता है वो, जो कि विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम में होती हैं और अपने को कलर देखने को मिलते हैं। Alkali metals can therefore be detected by respective flame tests and can be determined by flame photometry और atomic absorption spectroscopy। इस तरीके से अपन अल्कली मेटल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं रिस्पेक्टिव फ्लेम टेस्ट करके, और उसको डिटरमाइन कर सकते हैं फ्लेम फोटोमेट्री से या फिर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। दीज एलिमेंट्स व्हेन इरेडिएटेड विद लाइट, इन एलिमेंट्स को जब लाइट से इरेडिएट किया जाता है तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है इन मेटल्स के द्वारा, और हो सकता है वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है सीजियम और पोटेशियम में। दिस प्रॉपर्टी मेक्स सीजियम एंड पोटेशियम यूजफुल एज इलेक्ट्रोड्स इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके सीजियम और पोटेशियम को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोड्स की तरह इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स। कलर्स की अगर बात करें तो लिथियम क्रिम्सन रेड कलर देता है, सोडियम येलो, पोटेशियम वायलेट, रुबिडियम रेड वायलेट एंड सीजियम ब्लू कलर देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अपन देखते हैं, ये बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखें अल्कली मेटल्स की तो ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती हैं क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, इस वजह से काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्टिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप जाने में बढ़ती ही चली जाती है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर की अगर बात करें तो ये ड्राई एयर में टर्निश हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड्स विच इन टर्न रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। तो एयर के साथ अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो एल्कली मेटल्स टर्निश इन ड्राई एयर में टर्निश हो जाते हैं, और टर्निश होने का कारण ये है कि उनके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है जो कि बाद में मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ये ऑक्सीजन में एल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, जलते हैं और वाइगोरसली जलते हैं, बहुत ही भयंकर तरीके से कह सकते हैं, और उससे उनका ऑक्साइड बन जाता है। लिथियम जो है वो मोनो ऑक्साइड बनाता है, सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाता है और बाकी के जो भी मेटल्स हैं वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड जो है वो O2 नेगेटिव आयन होता है और वो केवल स्टेबल होता है तभी जब लार्ज कैटायंस की प्रेजेंस हो, प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटायंस सच एज पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, राइट। इन ऑल दीज ऑक्साइड्स, इन सारे ही के सारे ऑक्साइड्स में, चाहे वो मोनो ऑक्साइड हो, डाइऑक्साइड हो या फिर सुपर ऑक्साइड हो, यहाँ पर मोनोऑक्साइड हो, पर ऑक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड हो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एल्कली मेटल का वो +1 ही होता है। लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विद नाइट्रोजन। लिथियम जो है वो इन सभी में एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है, सिर्फ लिथियम ही है जो कि डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है एयर में और नाइट्राइड बनाता है Li3n। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बार बार कौन सा एलिमेंट रिएक्ट करता है ग्रुप 1 से और नाइट्राइड बनाता है, तो लिथियम करता है। बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी, इनकी हाई रिएक्टिविटी की वजह से एयर और वाटर के साथ ही बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी दिखाते हैं, इस वजह से अल्कली मेटल्स को नॉर्मली केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट डाटा, केरोसिन ऑयल में इनको स्टोर किया जाता है। वाटर के साथ अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो एल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोक्साइड और डाइहाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लिथियम की सबसे ज़्यादा नेगेटिव E- वैल्यू होती है ना। E- वैल्यू, यहाँ पे अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिड्यूसिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो लिथियम हैज़ मोस्ट नेगेटिव E- वैल्यू। इट्स रिएक्शन विद वाटर इज लेस वाइगोरस देन दैट ऑफ सोडियम। इसकी जो रिएक्शन होती है वो वाटर के साथ कम होती है, कम वाइगोरस होती है। E- वैल्यू ज़्यादा है लेकिन रिएक्शन जो है वो कम वाइगोरस होती है, ये थोड़ा सा
अटपटा सा लग रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि दिस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स स्मॉल साइज। इसका कारण क्या है कि लिथियम का बहुत ही स्मॉल साइज होता है और बहुत ज़्यादा हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। लेकिन जो बाकी के मेटल्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। अदर मेटल्स ऑफ ग्रुप रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर। बाकी के जो मेटल्स होते हैं इस ग्रुप के वो एक्सप्लोसिवली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। दे ऑल्सो रिएक्ट विथ प्रोटॉन डोनर्स। ये प्रोटॉन डोनर्स के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। प्रोटॉन डोनर्स जैसे कि अल्कोहल हो गया, गैसियस अमोनिया हो गया और एल्काइंस हो गई। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सारे के सारे ही मेटल्स हाइड्राइड्स बनाते हैं। ऑल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। जितने भी हाइड्राइड्स हैं वो सारे के सारे आयोनिक सॉलिड्स होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। हेलोजेंस के साथ सारे के सारे ही वाइगोरसली रिएक्ट करते हैं और आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं, यानी कि M+ और X- के फॉर्म में आप उसको डिसोशिएट कर सकते हो। लिथियम हैलाइड्स जो हैं वो थोड़े बहुत कोवेलेंट होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी होती है लिथियम आयन की। जो पोलराइजेशन है वो अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि पोलराइजेशन में होता है क्या, पोलराइजेशन कैटायन के द्वारा किया जाता है और एनायन के लिए किया जाता है। तो जो पोलराइजेशन ऑफ कैटायन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज होता है। तो चूंकि लिथियम में चार्ज तो सारे ग्रुप मेंबर्स के तरह ही सेम है +1, लेकिन साइज सबसे छोटा है तो उनकी जो पोलराइजेशन पावर हो जाती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। दैट इज़ वाई लिथियम हैलाइड्स आर समवॉट कोवेलेंट। ये जो पोलराइजेशन का फिनोमेना है इसमें अपन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करते हैं। एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसको डिस्टॉर्ट किया जाता है कैटायन के द्वारा, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। लिथियम प्लस आयन जो है वो बहुत स्मॉल होता है साइज में और उसकी हाई टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर दे नेगेटिव हैलाइड आयन के। इस वजह से एनायन जो है वो लार्ज साइज का, और जो ये तो पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन हो गई। और एनायन के लिए अपन डिफाइन करते हैं पोलराइजेबिलिटी। एनायन के लिए अपन क्या डिफाइन करते हैं, पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। तो जितना ज़्यादा बड़ा कैटायन होगा, जितना ज़्यादा बड़ा एनायन होगा वो उतनी ही आसानी से डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सिंस एनायन विथ लार्ज साइज कैन बी इजीली डिस्टॉर्टेड अमंग हैलाइड्स, तो इस वजह से हैलाइड्स में लिथियम आयोडाइड जो है वो मोस्ट कोवेलेंट इन नेचर है, क्योंकि लिथियम सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन पावर और आयोडीन सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी। अब रिड्यूसिंग नेचर की अगर बात करें तो लिथियम एल्कली मेटल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और लिथियम जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और अगर एल्कली मेटल्स में बात की जाए तो सोडियम सबसे कम पावरफुल होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि जो E- वैल्यू होती है वो रिड्यूसिंग पावर का मेजरमेंट करके बताती है कि कितना ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर है। विथ स्मॉल साइज ऑफ इट्स आयन, अब लिथियम का जो आयन है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो इस वजह से लिथियम की हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी है और इसी वजह से उसकी हाई नेगेटिव E- वैल्यू भी होती है। और हाई E- वैल्यू है, नेगेटिव में है, तो वो हाई रिड्यूसिंग पावर को भी शो करती है। अगर सॉल्यूशन से लिक्विड अमोनिया की बात की जाए तो एल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनियम डिसॉल्व करते हैं और डीप ब्लू सॉल्यूशंस देते हैं जो कि नेचर में कंडक्टिंग होते हैं, यानी कि वो कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। सॉल्यूशन जो है ब्लू कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू विच रीजन, तो ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स इज द राइट आंसर। ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को विजिबल रीजन ऑफ लाइट में एंड दस इम्पार्ट्स ब्लू कलर टू द सॉल्यूशंस। ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन ऑफ लाइट में और इस तरीके से ब्लू कलर दे देते हैं सॉल्यूशन को। ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं और ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। और अगर इनको रख दिया जाए तो ये धीरे धीरे करके हाइड्रोजन को लिबरेट कर देंगे और अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर एंड बिकम्स डायामैग्नेटिक। अगर ये सॉल्यूशन को कंसनट्रेट कर दिया जाए तो जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो ब्रॉन्ज कलर का हो जाएगा और फिर ये पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। यूजेस की बात कर लेते हैं तो लिथियम मेटल जो है उसको लेड के साथ मिला करके वाइट मेटल बनाया जाता है जो कि एक अलॉय है। मैग्नीशियम के साथ लिथियम को मिला करके आर्मर प्लेट्स बनाई जाती हैं। इनको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है। लिथियम को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सोडियम जो है वो सोडियम और Pb का अलॉय भी बनाता है जो कि टेट्राइथाइल लेड के केस में अपन देखते हैं और टेट्रामेथाइल लेड के केस में भी हो सकता है। These organolead compounds were earlier used as anti-knock additives to petrol. इन organolead compounds को पहले anti-knock additives की तरह पेट्रोल में ऐड किया जाता था, लेकिन आजकल जो व्हीकल्स हैं वो लेड फ्री पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, सो अब इनका यूज़ नहीं होता है। लिक्विड सोडियम मेटल जो है उसको कूलेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड सोडियम मेटल इज़ यूज्ड एज कूलेंट इन फास्ट ब्रीडिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जो फास्ट ब्रीडिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें लिक्विड सोडियम मेटल को कूलेंट की तरह भी काम में लिया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड जो है वो फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप में यूज़ होता है।
और जो सॉफ्ट सोप में यूज़ होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट भी है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो एन एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सीजियम इज यूज्ड इन डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। तो सीजियम को अपन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि उनके कंपाउंड्स में क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ऑन कंबशन इन एयर, इन एक्सेस ऑफ एयर लिथियम फॉर्म्स ऑक्साइड। जब एक्सेस ऑफ एयर में कंबशन कराते हैं तो लिथियम जो है वो मेनली ऑक्साइड बनाता है, थोड़ा बहुत पर ऑक्साइड बनाता है। सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाता है और थोड़ा बहुत सुपर ऑक्साइड बनाता है। और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुपर ऑक्साइड्स ही बनाते हैं। अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस प्योर कंपाउंड्स, अप्रोप्रिएट कंडीशंस में प्योर कंपाउंड्स जैसे कि M2O, M2O2 एंड MO2 इनको प्रिपेयर किया जा सकता है। इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ peroxide और सुपर ऑक्साइड एज साइज ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेज ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज एनायंस बाय लार्जर कैटायंस थ्रू लैटिस एनर्जी इफेक्ट्स। अब आप देख रहे हैं कि जैसे सुपर ऑक्साइड जो है वो सिर्फ लार्ज कैटायंस की प्रेजेंस में ही बन रहा है, और ये पहले भी आपने डिस्कस कर लिया है कि क्यों बन रहा है। तो कारण ये है कि जो लार्ज एनायन होता है उसको लार्ज कैटायन ही स्टेबलाइज कर सकता है थ्रू लैटिस एनर्जी इफेक्ट्स। इस वजह से स्टेबिलिटी जो है पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप अपन जाते हैं, क्योंकि मेटल आयन का साइज बढ़ता है। दीज ऑक्साइड्स आर ईजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। ये ऑक्साइड्स बहुत ही आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर के द्वारा। वाटर इन ऑक्साइड्स को हाइड्रोलाइज कर देता है और उनके हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्मेशन कर देता है। ऑक्साइड्स एंड परऑक्साइड्स आर कलरलेस। ऑक्साइड्स और परऑक्साइड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं जब प्योर फॉर्म में होंगे। और सुपर ऑक्साइड्स जो हैं वो येलो या फिर ऑरेंज कलर के होते हैं, है ना। और सुपर ऑक्साइड्स जो हैं वो पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। सोडियम परऑक्साइड इज वाइडली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सोडियम परऑक्साइड को बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोक्साइड्स ऑब्टेन्ड आर ऑल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जितने भी हाइड्रोक्साइड्स मिलते हैं अपने को वो सारे के सारे ही वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बेसिस। एल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस होते हैं और वो वाटर में डिजोल्व करते हैं फ्रीली विद इवोल्यूशन ऑफ मच हीट ऑन अकाउंट ऑफ इंटेंस हाइड्रेशन। तो जो एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं सारे बेसिस में, और ये वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उससे बहुत सारी हीट का इवोल्यूशन होता है। हीट इवोल्यूशन का कारण क्या है? क्योंकि उसमें इंटेंस हाइड्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंपाउंड इज हेलाइड्स। एल्कली मेटल हेलाइड्स जो हैं वो सारे के सारे बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट विद एक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड। इनका प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप? कोई भी हाइड्रोहेलिक एसिड ले लेंगे, उसकी रिएक्शन कराएंगे, किसी भी जिस भी मेटल का बनाना है उसका ऑक्साइड ले लीजिए या हाइड्रोक्साइड ले लीजिए या फिर कार्बोनेट ले लीजिए और हाइड्रोहेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए एक्वस फॉर्म में। ऑल हेलाइड्स हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। सारे के सारे ही हेलाइड्स की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, और जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है फ्लोराइड्स के लिए वो लेस नेगेटिव होती जाती है। जैसे डाउन द ग्रुप जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं तो वो लेस नेगेटिव होती जाती है फॉर फ्लोराइड्स। वहीं पर रिवर्स इज ट्रू फॉर क्लोराइड्स। क्लोराइड्स के लिए रिवर्स ट्रू है, यानी कि जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे अपन वैसे वैसे वो बढ़ती ही जाएगी। अगर ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स की बात करें तो फॉर अ गिवन मेटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑलवेज बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। अगर किसी गिवन पर्टिकुलर मेटल की बात करें, उसी के सारे हैलाइड बनाना है, तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो हमेशा कम होती चली जाती है फ्लोराइड से आयोडाइड तक। मतलब फ्लोराइड की जो होगी, फ्लोराइड मेटल के साथ जो होगा उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी और जो आयोडाइड का होगा उसका सबसे कम होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमेशा सेम ट्रेंड फॉलो करते हैं। सबसे ज़्यादा जो होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो फ्लोराइड का होगा और सबसे कम जो होगा वो आयोडाइड का होगा, यानी फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, क्लोरीन का उससे कम, ब्रोमाइड का उससे कम और आयोडाइड का सबसे कम। ऑल दीज हेलाइड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। ये सारे ही हेलाइड्स जो हैं ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। और LiF जो है उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा कम होती है। Low solubility of LiF in water is due to its high lattice enthalpy, whereas low solubility of CSI is due to smaller hydration enthalpy of 2 ions. तो LiF की जो solubility है वो कम होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका कारण ये है कि इनकी lattice enthalpy बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो CSI है उसका जो solubility है वो लो क्यों है? उसका कारण ये है कि इनका जो स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है वो इनको सॉल्यूबल नहीं बनने देता है वाटर में। अदर हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर सॉल्यूबल। लिथियम के बाकी सारे हैलाइड जो हैं वो सॉल्यूबल हैं इथेनॉल में, एसीटोन में और इथाइल एसीटेट में, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। और LiCl इज सॉल्यूबल इन पिरिडीन ऑल्सो। तो LiCl जो है वो पिरिडीन में भी सॉल्यूबल है।
सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स की अगर बात करें तो ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद एन ऑक्सो ग्रुप अटैच्ड टू द सेम एटम। ऑक्सो एसिड्स जो है, ऑक्सो एसिड्स के एग्जांपल है कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो जो इसमें होता क्या है, इसमें एसिडिक प्रोटॉन जो होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच्ड होता है, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो किसका होता है, ऑक्सो ग्रुप का होता है ना। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होता है प्रोटॉन, एसिडिक प्रोटॉन, और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है ऑक्सो ग्रुप से। तो ये सब जो बनते हैं मिलकर के इसको ऑक्सो एसिड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल हो गया कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। एल्कली मेटल्स फॉर्म सॉल्ट्स विद ऑल ऑक्सो एसिड्स। एल्कली मेटल्स जो है सभी ऑक्सो एसिड्स के साथ सॉल्ट्स बनाते हैं। दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, थर्मली स्टेबल होते हैं। इनके जो कार्बोनेट्स हैं वो ज़्यादातर केसेस में, और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी स्टेबल होते हैं हीट को, मतलब इनके जो कार्बोनेट्स हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं वो हीट को हाईली स्टेबल होते हैं। एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे ही अपन नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता जाता है, तो जो स्टेबिलिटी है कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की वो भी बढ़ती चली जाती है। लिथियम कार्बोनेट जो है वो हीट को स्टेबल नहीं है, क्योंकि लिथियम जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है साइज़ में, और वो पोलराइज कर पाता है, पोलराइज कर लेता है कार्बोनेट आयन को, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल Li2 एंड CO2। तो वो स्टेबल नहीं है और वो पोलराइज कर लेता है कार्बोनेट आयन को, और उससे ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो है डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। लिथियम का जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अपना अगला टॉपिक है एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये एनॉमलस प्रॉपर्टीज शो करता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीज्ड कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड्स। लिथियम कंपाउंड्स का जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है अपने को, तो वो इसके इसी बिहेवियर की वजह से होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी सॉल्युबिलिटी के लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस वजह से ये सॉल्युबिलिटी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बढ़ जाती है। डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल्स। अब अपन डिफरेंस देखेंगे कि लिथियम में और दूसरे एल्कली मेटल्स में डिफरेंस क्या है। लिथियम बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बाकी एल्कली मेटल से बहुत ज़्यादा हाई होता है। लिथियम सबसे कम रिएक्टिव होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एयर में कंबशन करने में ये मोनोऑक्साइड बनाता है और ये नाइट्राइड बनाता है, लेकिन बाकी कोई भी एलिमेंट ग्रुप 1 का नाइट्राइड नहीं बनाता है डायरेक्टली रिएक्ट करके। LiCl जो है वो डेलिक्वेसेंट है और क्रिस्टलाइज करता है हाइड्रेट के फॉर्म में, एग्जांपल है उसका LiCl डॉट ट्वाइस ऑफ H2O। वहीं पे बाकी कोई भी एल्कली मेटल क्लोराइड हाइड्रेट्स नहीं बनाता है। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता है, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स के जो सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं वो मिल चुके हैं। लिथियम कोई भी इथाइनाइड नहीं बनाता इथाइन के साथ रिएक्शन करने में, लेकिन बाकी के एल्कली मेटल्स फॉर्म्स इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन। लिथियम नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो वो लिथियम ऑक्साइड देता है, लेकिन बाकी के जो एल्कली मेटल्स हैं वो नाइट्रेट्स देते हैं, है ना। लिथियम नाइट्रेट जो है वो हीट करने में लिथियम ऑक्साइड देता है, लेकिन बाकी के जो एल्कली मेटल्स हैं वो नाइट्रेट्स देते हैं, और नाइट्रेट्स जो हैं वो हीट करने पे नाइट्राइट्स देते हैं। LiF और Li2O, लिथियम का जो फ्लोराइड है और ऑक्साइड है वो बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन जो बाकी कंपाउंड्स के फ्लोराइड और ऑक्साइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन एल्कली मेटल्स एंड लिथियम। अब सिमिलरिटीज़ देखते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो सिमिलरिटीज़ बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम इज़ पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइजेस। इनका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा सेम होता है, लगभग सिमिलर होता है। लिथियम का 152 पिकोमीटर, मैग्नीशियम का 160 पिकोमीटर। आयनिक रेडियाई भी लगभग सेम होती है, 76 पिकोमीटर लिथियम प्लस के लिए और 72 पिकोमीटर मैग्नीशियम प्लस 2 के लिए। तो इस वजह से इनमें काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ दिखती हैं। मेन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी आर, कुछ जो मेन पॉइंट्स है सिमिलरिटी के वो अपन देखते हैं। ये दोनों ही जो है तो बहुत ही हार्डर होते हैं और लाइट भी होते हैं दूसरे एलिमेंट्स की तुलना में उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में। लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो स्लोली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं, और इनके हाइड्रोक्साइड जो हैं वो डिकम्पोज कर जाते हैं हीटिंग में। ये दोनों ही मिलकर के नाइट्राइड बनाते हैं बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो ये एक्सेस ऑक्सीजन के साथ नहीं कंबाइन करते हैं दोनों के ही केस में, और कोई भी सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। कार्बोनेट्स जो हैं इनके वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पे, और ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दोनों के केस में ही नहीं पाए गए, ना ही लिथियम के केस में ना ही मैग्नीशियम के केस में। LiCl और MgCl2 दोनों ही इथेनॉल में सॉल्युबल होते हैं,
और ये दोनों ही डेलिक्वेसेंट होते हैं और क्रिस्टलाइज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में एज हाइड्रेट्स। LiCl डॉट ट्वाइस ऑफ H2 एग्जाम्पल है लिथियम का, और MgCl2 डॉट 8H2 है एग्जाम्पल मैग्नीशियम का। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं सोडियम के, अपन उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सोडियम कार्बोनेट, जिसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, Na2CO3.10H2O। इसको जनरली सॉल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है। इस प्रोसेस में जनरली करते हैं कि अपन एक एडवांटेज लिया जाता है, और वो एडवांटेज होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की लो सॉल्युबिलिटी का, जहाँ पे ये प्रेसिपिटेट हो जाता है और रिएक्शन जो है सोडियम क्लोराइड की अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट साथ कराई जाती है। तो अपने को करना क्या है ये बनाने के लिए, अपन को अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, उसकी NaCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद अपने को अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन करानी है वाटर के साथ, तो अपने को अमोनियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, और अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ मदद से ही अपन अमोनिया की रिएक्शन वाटर और CO2 साथ करा करके अमोनियम कार्बोनेट फॉर्मेशन कर लेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल सेपरेट्स, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और फिर इनको हीट करके सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। इस प्रोसेस में अमोनिया को रिकवर कर लिया जाता है। रिकवरिंग तब इनकी अमोनिया की जो रिकवरिंग है वो तब होती है जब सॉल्यूशन कंटेनिंग NH4Cl इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। NH4Cl के सॉल्यूशन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है, और कैल्शियम क्लोराइड जो है वो इसमें एज अ बाई प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलता है। तो अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो अपने को अमोनिया रिकवर हो जाएगी। सॉल्वे प्रोसेस को अपन पोटेशियम कार्बोनेट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आता है, क्यों नहीं कर सकते हैं? कारण ये है कि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, और अपन ने देखा था कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो था उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम थी। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, डेकाहाइड्रेट यानी कि Na2CO3.10H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको अपन वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ये सॉल्यूबल होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होता है इनफैक्ट वाटर में। हीट करने में डेकाहाइड्रेट जो है अपने वाटर को लूज़ कर देता है, क्रिस्टलाइजेशन के वाटर को, और मोनोहाइड्रेट बना देता है यानी कि Na2CO3.1H2O। 373 केल्विन से ऊपर का अगर अपन टेम्परेचर ले लेंगे तो मोनोहाइड्रेट जो है वो पूरी तरीके से एनहाइड्रस हो जाएगा, यानी कि जो एक वाटर मॉलिक्यूल बचा था वो भी हट जाएगा और एनहाइड्रस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और वाइट पाउडर बना देगा जिसको अपन सोडा ऐश भी कहते हैं। Na2CO3 को सोडा ऐश कहा जाता है। कार्बोनेट पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। जो सोडियम कार्बोनेट का कार्बोनेट पार्ट है वो वाटर से हाइड्रोलाइज हो जाता है और एल्कलाइन सॉल्यूशन फॉर्म कर देता है। इसके यूजेस क्या क्या हैं? इसके यूजेस हैं वाटर सॉफ्टनिंग में, लॉन्ड्रिंग करने में और क्लीनिंग करने में, ग्लास के मैन्युफैक्चर में, सोप, बोरेक्स और कॉस्टिक सोडा के मैन्युफैक्चर में। ये एक इंपॉर्टेंट लैब रिएजेंट भी है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। अपना नेक्स्ट कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट, नमक जिसे कहते हैं। दिस इज मोस्ट अबंडेंट सोर्स जो है NaCl का वो सी वाटर है, जिसमें 2.7 to 2.9% बाय मास ऑफ सॉल्ट होता है ना। मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर विच कंटेन्स 2.7 to 2.9% बाय मास ऑफ सॉल्ट इन ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज में आती है इंडिया। तो इंडिया में कॉमन सॉल्ट जो है वो जनरली ऑब्टेन किया जाता है एवोपोरेशन ऑफ सी वाटर से। सी वाटर का एवोपोरेशन करते हैं और अपने को कॉमन सॉल्ट मिलता है। लगभग 50 लाख टन सॉल्ट जो है वो एनुअली प्रोड्यूस होता है इंडिया में सोलर एवोपोरेशन से। क्रूड सोडियम क्लोराइड जनरली ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। जो क्रूड सोडियम क्लोराइड है वो अपने को मिलता है ब्राइन सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन करने से। इसमें सोडियम सल्फेट भी होता है, कैल्शियम सल्फेट भी होता है, कैल्शियम क्लोराइड भी होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है। ये सब इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि क्रूड सोडियम क्लोराइड में अपने को मिलती हैं। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इनके इम्प्योरिटीज़ होने का कारण ये है कि ये डेलिक्वेसेंट होती हैं। डेलिक्वेसेंट मतलब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं बहुत ही ईजिली फ्रॉम एटमॉस्फेयर से बहुत ईजिली एब्जॉर्ब करती हैं मॉइस्चर को, और इस वजह से ये डेलिक्वेसेंट होती हैं। तो अगर अपने को ये सारी इम्प्योरिटीज़ हटानी है और अपने को प्योर सोडियम क्लोराइड चाहिए तो अपने को क्रूड सॉल्ट को डिजोल्व करना पड़ेगा मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में, और फिर उसको फिल्टर करना पड़ेगा जिससे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो रिमूव हो जाएँ। सॉल्यूशन इज देन सेचुरेटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सॉल्यूशन को फिर बाद में सेचुरेट किया जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, और जो क्रिस्टल्स हैं प्योर सोडियम क्लोराइड के वो सेपरेट हो जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड बीइंग मोर सॉल्यूबल, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड चूँकि ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं इस वजह से वो सॉल्यूशन में ही रह जाते हैं। सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो डज नॉट इंक्रीज अप्रिशिएबली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ती नहीं है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सोडियम क्लोराइड की। और अब यूजेस देखते हैं सोडियम क्लोराइड के क्या क्या हैं। तो ये कॉमन सॉल्ट की तरह यूज़ किया जाता है, फिर टेबल सॉल्ट की तरह डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, और इसको Na2O2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है।
अगला टॉपिक है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है NaOH। जनरली इसको कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड से। कास्टनर केल्नर सेल लेते हैं, कास्टनर केल्नर सेल में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं सोडियम क्लोराइड की, और उससे अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। यहाँ पे एक ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है यूजिंग अ मर्करी कैथोड। अपन मर्करी का कैथोड लेते हैं, कार्बन का एनोड लेते हैं और ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। सोडियम मेटल जो है वो कैथोड में जाकर के जमा हो जाता है और मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करके सोडियम अमलगम बना लेता है। क्लोरीन गैस जो है वो एनोड में इवॉल्व हो जाती है। अमलगम जो है, जो सोडियम अमलगम बना है मर्क्यूरी के साथ मिल करके, उसको वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड होता है। ये वाटर में बहुत ही रेडली सॉल्युबल होता है और स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है। क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और डेलिक्वेसेंट, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स हैं वो डेलिक्वेसेंट होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट सरफेस रिएक्ट्स विद, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो सरफेस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है। जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और Na2CO3 का फॉर्मेशन कर देता है। इसका यूजेस क्या क्या है? ये सोप बनाने में यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ किया जाता है और प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में यूज़ किया जाता है। अपना अगला जो कंपाउंड है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसको अपन बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसको बेकिंग सोडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है और बबल्स ऑफ CO2 दे देता है। इसी की वजह से अपने जो केक्स और पेस्ट्रीज होते हैं उसमें होल्स देखने को मिलता है और वो ही अपने केक्स को लाइट और फ्लफ़ी बनाते हैं। इसके प्रिपरेशन कैसे की जाती है? दिस इज़ मेड बाय सेचुरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और उसको सेचुरेट किया जाता है, तो अपने को वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर मिलता है जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये लेस सॉल्यूबल होता है, इस वजह से ये सेपरेट आउट हो जाता है। तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बीइंग लेस सॉल्यूबल गेट्स सेपरेटेड आउट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ अ माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शंस। ये कुछ यूजेस हैं इसके। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है स्किन इन्फेक्शंस के लिए और इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ किया जाता है। अब अपन आते हैं अपने वीडियो के लास्ट टॉपिक में, जो कि है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। बट दिस इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अगर एक टिपिकल 70 kg के मैन की बात करें, 70 किलो के आदमी की बात करें, तो उसमें 90 ग्राम सोडियम होता है, 170 ग्राम पोटेशियम होता है, आयरन सिर्फ 5 ग्राम और कॉपर सिर्फ 0.06 ग्राम होता है ना। तो 90 ग्राम सोडियम और 170 ग्राम कैल्शियम। सोडियम आयंस आर फाउंड प्राइमरली ऑन आउटसाइड ऑफ सेल्स। सोडियम आयंस जो है वो मेनली मुख्यतः जो है वो सेल्स के बाहर पाया जाता है और ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। बीइंग लोकेटेड इन ब्लड प्लाज्मा एंड इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच सराउंड्स द सेल, तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंट रहता है। ये आयंस जो हैं यानी सोडियम आयंस जो हैं ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। वाटर का जो फ्लो होता है क्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। शुगर्स और अमाइनो एसिड्स के ट्रांसपोर्ट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। सोडियम और पोटेशियम मिल करके सिमिलर हैं केमिकली, पर ये काफ़ी सारी एबिलिटीज़ में जो इनकी एबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन को जो पेनिट्रेट करने की, भेदने की जो एबिलिटी होती है, उसमें ये दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफर करते हैं सोडियम और पोटेशियम। और इनकी एफिशिएंसी जो है एंजाइम्स को एक्टिवेट करने की वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। पोटेशियम आयंस जो है वो मोस्ट अबंडेंट केटायंस है विद इन सेल फ्लूइड्स। सेल फ्लूइड्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट केटायन कौन है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आंसर होगा पोटेशियम आयंस। वेयर दे एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स, जहाँ पे ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। ये पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं और ATP का फॉर्मेशन करते हैं, और सोडियम के साथ मिल करके ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स भी करते हैं। There is considerable variation in concentration of sodium and potassium ions on opposite sides of cells. सेल्स के अगर अपोजिट साइड्स में बात किया जाए तो सोडियम और पोटेशियम आयंस का जो कंसंट्रेशन है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर ब्लड प्लाज्मा की बात की जाए तो सोडियम 143 मिलीमोल पर लीटर होता है और पोटेशियम सिर्फ और सिर्फ 5 मिलीमोल होता है ना। ये अपन ब्लड प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर रेड ब्लड सेल्स के अंदर बात करें, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो सोडियम का 143 से कम होकर के सीधा 10 मिलीमोल हो जाता है और पोटेशियम का बढ़ करके 5 मिलीमोल से सीधा 105 मिलीमोल हो जाता है। तो ये जो आयनिक ग्रेडियंट्स हैं ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एक मैकेनिज्म को जो कि कहलाता है सोडियम पोटेशियम पंप, और ये सेल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस ऑपरेट करता है, जो कि कंज्यूम करता है मोर देन 1/3 ऑफ ATP यूज्ड बाय रेस्टिंग एनिमल एंड अबाउट 15 kg पर 24 आवर इन अ रेस्टिंग ह्यूमन।
तो सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट करता है सेल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है और ये इट कंज्यूम्स मोर देन 1/3 ऑफ ATP। मतलब 1/3 से भी ज़्यादा ATP ले लेता है। जितना एक रस्टिंग एनिमल यूज़ करता है उसका 1/3 से ज़्यादा ATP ले लेता है। और हर 24 घंटे में लगभग 15 kg की इसमें रिक्वायरमेंट होती है एक रस्टिंग ह्यूमन में। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस पॉडकास्ट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो बिल्कुल इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना आप लोग। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो अपने सजेशंस भी आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।